हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारी ये थर्ड क्लास है। कभी भी आप ITR-2 फिलअप करते हैं तो उस केस में सबसे पहले आपको पार्ट ए यानी जो जनरल है उसको भरना पड़ता है। तो आज हम ये देखेंगे कि पार्ट ए के जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनको कैसे फिलअप किया जाए। तो आइए एक बार देखते हैं। पहले एक बार ये देखें कि हमारे एक्सेल में होता क्या है। ये पुरानी एक एक्सेल शीट हमने लास्ट क्लास में देखी थी। इसके हमने मैक्रोज भी इनेबल किए थे। आप देखिए मैक्रोज इनेबल है हमारे। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जो सबसे पहला सीरियल नंबर पहले वन में है वो है पार्ट वन जनरल। पार्ट वन जनरल में पर्सनल डिटेल है, यानी जिस पर्सन की रिटर्न को फाइल किया जा रहा है उस पर्सन के बारे में हमें बताना होता है। देखते हैं एक बार। जैसे देखिए यहां पर मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूं। ये है हमारा पार्ट ए। पार्ट ए में पर्सनल इंफॉर्मेशन है और बहुत सारी चीजें। तो आइए इसके बारे में पहले मैं आपको डिटेल में अलग से बताता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद ये जो सैंपल क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे और इसको भरेंगे। इसको देखेंगे कि कैसे फिलअप किया जाए। इस क्वेश्चन के थ्रू हम इस केस स्टडी के थ्रू हम फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसके अंदर होता क्या है। वैसे तो जो भी मैं बता रहा हूं ये आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जब आप पर्टिकुलर फील्ड्स को भरेंगे तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए जनरल। पार्ट ए जनरल। सबसे पहले तो देखा जाए इसके अंदर टोटल कितने फील्ड्स हैं। तो देखिए इसके अंदर इन टोटल अगर हम देखें तो मेजर सेवन मेजर फील्ड्स हैं। सेवन मेजर फील्ड्स हैं या ग्रुप ऑफ फील्ड्स हैं जो हमें देखने हैं। जैसे सबसे पहला है इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमें मिलेगा सबसे पहले नाम, नेम, पर्सन का नेम, नेम ऑफ पर्सन। उसके बाद उसका पैन नंबर। उसके बाद उसका स्टेटस। अब देखिए ध्यान से, स्टेटस यहां पर हमारा या तो इंडिविजुअल का होगा और या स्टेटस होगा HUF का। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ITR-2 की। और ITR-2 किसके लिए है? ITR-2 है उन लोगों के लिए जो इंडिविजुअल या HUF है, नंबर एक। और नंबर दो, जिनकी PGBP की इनकम नहीं है। अगर किसी की PGBP की इनकम होगी तो उसके लिए ITR-2 नहीं होगा। अच्छा, तो स्टेटस में इन दोनों में से आएगा। टोटल इसमें 8 बातें हैं। नाम हो गया, पैन हो गया, स्टेटस हो गया। उसके बाद हमें एड्रेस बताना है। एड्रेस के बहुत सारे फील्ड्स हैं। फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और अगर HUF है तो HUF के केस में डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। उसके बाद आधार नंबर। उसके बाद आधार नंबर क्या है। फोन नंबर। फोन नंबर का मतलब फोन नंबर भी और मोबाइल नंबर भी। कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसके बाद एक और चीज रह गई, ईमेल। उसकी ईमेल आईडी क्या है। ये 8 बातें हमें बतानी पड़ती हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पर आता है उसका फाइलिंग का स्टेटस क्या है। सेकंड टाइप की चीजें हैं फाइलिंग का स्टेटस। अब देखिए फाइलिंग स्टेटस का मतलब क्या है। वैसे तो आपको पता है, हमने रिटर्न्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो फाइलिंग का स्टेटस है वो सेक्शन 139 के में लिखा हुआ है। यानी हम सेक्शन 139 के हिसाब से अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें क्या क्या कैसे कर रहे हैं। अब इसमें 3 बातें हमें बतानी है। पहली बात, अंडर
विच सेक्शन, अंडर विच सेक्शन, अंडर विच सेक्शन रिटर्न इज फाइल्ड। पहली बात तो ये बतानी, अंडर विच सेक्शन रिटर्न इज फाइल्ड। देखिए ये चीज ना आपके लिए थ्योरी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमें नोटिस के बारे में बताना है, और तीसरा हमें बताना है 115 बीएसी के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देना है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं रिटर्न हम कैसे फाइल कर रहे हैं, तो देखिए एक रिटर्न फाइल होती है 139(1) में, ठीक है, 139(4) में, 139(5) में, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा कि रिटर्न हम जो फाइल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। अगर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं बिफोर द ड्यू डेट, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपके थ्योरी के एग्जाम में काम आएगी चीज, ठीक है। 139(1), 139(4), अच्छा और भी तो है इसमें 92CD, और एक है 1192B, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है। 139(1) में क्या है, व्हेन द रिटर्न इज फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जो इनकम टैक्स की डिफाइंड नोटिफाइड ड्यू डेट है उसके मुताबिक चलेंगे। अच्छा अगर हम इसके बाद भरते हैं यानी आफ्टर ड्यू डेट, तो मेरे 139(4) में जाएगी। अच्छा अगर मैं अपनी ऑलरेडी फाइल्ड रिटर्न को रिवाइज करता हूं, अगर मैं ऑलरेडी फाइल्ड रिटर्न को रिवाइज करता हूं, तो जो मेरी रिवाइज रिटर्न है वो रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में जा रही है, ठीक है जी। अच्छा अब आपको ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। 92CD वाला कौन सा होता है बच्चों, ये होती है हमारी मॉडिफाइड रिटर्न, ये होती है मॉडिफाइड रिटर्न अंडर एपीए, अंडर एपीए। एपीए का मतलब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए इसकी ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा एक बात और है, 1192B में क्या है, 1192B, 2B ब्रैकेट में होना चाहिए, 1192B, 1192B। ये 1192B पता है क्या है, ये होता है व्हेन रिटर्न इज फाइल्ड, व्हेन रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर डिले। अब आप कहेंगे सर रिटर्न अगर डिले के बाद फाइल होती है तब तो वो हमारी रिटर्न जो है वो बिलेटेड रिटर्न हो गई, सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 की हो गई। लेकिन ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो होती है जिसमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले हो जाती है, यानी विद कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, यानी एक तरह से अप्रूवल हो जाती है किससे, फ्रॉम द डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिले को अप्रूव करता है, ये वो वाली रिटर्न होती है। बात समझ में आई जी। तो इसका मतलब ये सारे सेक्शंस हैं जिनके अंदर हमारी रिटर्न फाइल हो रही है। अब आते हैं, अगर मैंने रिटर्न फाइल करी है नोटिस, इन रेस्पॉन्स टू नोटिस, नोटिस का मतलब है इफ रिटर्न इज फाइल्ड, इफ रिटर्न इज फाइल्ड टू ए नोटिस, टू ए नोटिस। तो बच्चों अगर मैं नोटिस के रेस्पॉन्स में रिटर्न फाइल करता हूं, ठीक है, तो वो मेरी रिटर्न कौन कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4, चार हो सकती हैं। देखो कौन कौन सी हो सकती है, एक हो सकती है 139(9) वाली, एक हो सकती है 142(1) वाली, एक हो सकती है 148 वाली, और एक 153C वाली, ठीक है। ये सब रिटर्न के चैप्टर में है हमारे यहाँ। अब ये कौन कौन सी हैं एक बार डिटेल में बात करते हैं। 139(9) वाली रिटर्न कौन सी होती है बच्चों, ये वो रिटर्न होती है जब हमारी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है, तो डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस आता है उसमें हमें भरने पड़ता है। तो यानी इसके आगे मैं लिख देता हूं डिफेक्टिव रिटर्न। अगर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है और उस नोटिस के रेस्पॉन्स में आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो 139 सब सेक्शन 9 वाली होती है, ठीक है। अगर हमने रिटर्न फाइलिंग का नोटिस आया या हमारे अगेंस्ट कोई इंक्वायरी आई, तो वो जो होती है इंक्वायरी वाली या रिटर्न फाइलिंग का नोटिस आए, रिटर्न फाइलिंग का नोटिस आए, तो उस केस में रिटर्न हमारी फाइल होती है सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 में, ठीक है। अच्छा अगर हमारा असेसमेंट हो रहा है इनकम एस्केपिंग का, ठीक है, कौन सा, इनकम, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अगर मेरा असेसमेंट जो है वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, तो वो मेरा 148 में रिटर्न फाइल होगी, ठीक है। अच्छा और
और अगर कोई गलत काम किया, हमारे रेट पड़ी इनकम टैक्स की, सर्च हुआ, तो सर्च रिलेटेड जो होती है, सर्च रिलेटेड असेसमेंट जो होती है, सर्च रिलेटेड असेसमेंट हमारी यहाँ आती है। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये सब बता दिया। ठीक है, ये सब जो बताया है ये मेरा रिटर्न फाइलिंग प्रैक्टिकल वाले में नहीं आएगा, लेकिन ये जो आपका थ्योरी का पेपर आता है, उस थ्योरी के पेपर में आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरी के पेपर में ये रेलिवेंट है आपके लिए, प्रैक्टिकल के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि चलो बता दिया जाए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 115 बीएसी। मैंने तो फर्स्ट क्लास में ही आपको 115 बीएसी के बारे में बताया था। 115 बीएसी में हमें ये बताना पड़ता है कि हम न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या नहीं। अब देखिए यहां पर जो है, अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन होगा लिखा हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन मोर और लेस क्या होगा, मोर और लेस उसमें लिखा होगा, डू यू विश, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 of opting out of new tax regime। न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम का मतलब डिफॉल्ट वाली जो डिफॉल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ होगा। मेरी बात समझे बच्चों? अब इस क्वेश्चन के आंसर में मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो यस की ऑप्शन है या नो की ऑप्शन है, तीसरी कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन हो सकती है, या भाई कोई तीसरा तरीका तो है ही नहीं। अब सवाल ये है कि अगर आप इसके अंदर नो लिखते हैं या यस लिखते हैं तो फर्क क्या है। अगर लेस यस लिखते हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रहेंगे, न्यू टैक्स नहीं, ना ना ना, अगर आप नो लिखते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में रहेंगे, न्यू टैक्स रिजीम। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिंग आउट की बात कर रहा है। और अगर आप, और अगर आप, इसको हटा दिया जाए, गलत लिख दिया था, अगर आप यस लिखते हैं तो ये कौन सी होगी, ओल्ड टैक्स रिजीम। ये हो जाएगी हमारी फिर ओल्ड टैक्स रिजीम। ये थ्योरी में भी काम आएगा, तो ध्यान से समझिए। चलिए, ये थी मेरी दूसरी बात। अच्छा, अब एक बात देखिए, हम कर क्या रहे थे, फाइलिंग स्टेटस की बात कर रहे थे, अब आते हैं तीसरी बात। मैंने बताया था टोटल 8 बातें हैं इसमें। तीसरी बात, तीसरी बात जो है ना बच्चों, ये है हाई वैल्यू, हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये प्रैक्टिकल में जब वाइवा होता है, ठीक है, जब वाइवा होगा तो वाइवा में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है क्या, ये बच्चों रिलेटेड है हमारा सेवंथ प्रोवाइजो, सेवंथ प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1). सेक्शन 139(1) का जो सेवंथ प्रोवाइजो है, वो सेवंथ प्रोवाइजो क्या कहता है और ये किससे रिलेटेड है बच्चों? ये रिलेटेड है कि अगर, अगर हमारी जो इनकम है, इफ इनकम इज, इफ इनकम इज बिलो द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से बिलो करती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे रिटर्न भरनी पड़ रही है, क्यों? बट स्टिल रिक्वायर्ड, बट स्टिल रिक्वायर्ड टू फाइल ITR। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यानी इसके अंदर 4 ट्रांजेक्शन मेनली लिखी हुई हैं। अगर आप ये 4 ट्रांजेक्शन करते हैं तो भले ही आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो इनकम, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्या क्या है? पहला है डिपॉजिट इन करंट अकाउंट, डिपॉजिट इन करंट अकाउंट। दूसरा है फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर दूसरा। तीसरा हो सकता है आपका, ये अजीब सा है लेकिन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ठीक है, और
और एक और लिख लेते हैं, और वो उसको लिखते हैं अदर एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, जो भी सरकार कहती है, ठीक है। अब लेकिन खाली इतनी ही बात नहीं है बच्चों, इसमें जो समझने की बात है वो ये भी है कि आपका डिपॉजिट जो है मोर देन 1 CR है, मोर देन 1 CR, 1 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, एक या ज्यादा अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फॉरेन ट्रेवल अगर आपका मोर देन 2 lakhs है, मोर देन रुपीज 2 lakhs, मोर देन रुपीज 2 lakhs है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपकी अगर मोर देन 1 लाख है, मोर देन 1 लाख है इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, और जो भी नोटिफाइड है, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ये थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारी, तो उस केस में मुझे यहाँ पर इस फील्ड को भरना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आइए चौथी बात आते हैं। चौथी बात है कि अगर मेरी रिवाइज रिटर्न है, अगर मेरी डिफेक्टिव रिटर्न है, अगर मेरी मॉडिफाइड रिटर्न है, अगर मेरी मॉडिफाइड रिटर्न है, तो ये इन सारी रिटर्न्स के केस में, इन सारी रिटर्न्स के केस में मुझे डिटेल बतानी पड़ती है, ठीक है। कौन सी डिटेल बतानी पड़ती है? एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है, किसका? ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो मुझे बताना पड़ेगा, पहली बात तो ये। और दूसरा, किस दिन फाइल की थी, डेट ऑफ फाइलिंग ये बतानी पड़ेगी, डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, यानी ओरिजिनल रिटर्न जब फाइल करी थी उसमें जो उसका डेट है वो बतानी पड़ेगी, और उसका एक्नॉलेजमेंट वगैरह बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, पांचवी बात मुझे बतानी पड़ती है अपने बारे में, रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। अब देखिए, वंस अगेन ITR 2 की बात कर रहे हैं, तो ITR 2 किसके बारे में है? या तो इंडिविजुअल का है, और या आप हो सकते हैं HUF, या तो इंडिविजुअल है या HUF। तो इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि हमारा जो, अगर हम इंडिविजुअल हैं या HUF हैं, कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब ये स्टेटस क्या हो सकता है, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, 3 4 5 क्लासेस लगी थी बल्कि इसमें। हमें देखना पड़ेगा कि हम रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर हम रेजिडेंट हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, ठीक है जी। ये मुझे पांचवी बात बतानी पड़ती है, ठीक। उसके बाद और छोटी छोटी सी बातें हैं, कौन कौन सी हैं? सिक्स्थ, मिसलेनियस पॉइंट्स, और मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। ये मिसलेनियस पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मिसलेनियस फील्ड्स, ये मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन होते हैं, नहीं गिवन होंगे तो आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी मान लेना उसमें, ठीक है। जैसे पहला, पहला है बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, ठीक है। 115H जो है ये एप्लीकेबल होता है रेजिडेंट के केस में, तो रेजिडेंट के केस में हमें बताना पड़ता है कि 115H को हम का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं नहीं लेना चाह रहे, ठीक है। दूसरा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन होता है कि हम पुर्तगाली, PORTUGUSESE, पुर्तगीज सिविल कोड से के अंडर आते हैं नहीं आते, गवर्न करते हैं नहीं करते, ठीक है। फिर हमें बताना पड़ता है हमारा FII या FPI का स्टेटस क्या है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये FPI और FII क्या होता है? FII का मतलब होता है बच्चों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और FPI का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अच्छा, उसके बाद मुझे LEI का पता होना चाहिए, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। फिर मुझे ये बताना पड़ता है कि क्या ये जो रिटर्न है ये रिप्रेजेंटेटिव SSC के बतौर हो रही है, ठीक है, और या फिर हम अपने उसमें करें। अगर रिप्रेजेंटेटिव SSC है तो फिर हमें नाम बताना पड़ेगा, कैपेसिटी बतानी पड़ेगी, हमारी कैपेसिटी क्या है, एड्रेस बताना पड़ेगा, और पैन नंबर बताना पड़ेगा, उसका आधार बताना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मुझे बताना पड़ेगा कि डायरेक्टरशिप का क्या है, क्या हमारे पास डायरेक्टरशिप है। डायरेक्टरशिप किस में होगी? कंपनीज के अंदर, ठीक है।
अगर डायरेक्टरशिप है तो फिर हमें नाम बताना पड़ेगा, नेम ऑफ कंपनी बताना पड़ेगा, टाइप ऑफ कंपनी बताना पड़ेगा, डोमेस्टिक है फॉरेन है, पैन नंबर बताना पड़ेगा कंपनी का क्या है, फिर शेयर्स का बताना पड़ेगा कि वो लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड हैं, ठीक है। और एक और चीज रह गई, हाँ, डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर मेरे पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो मुझे अनलिस्टेड, लिस्टेड, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की होल्डिंग डिटेल्स बतानी पड़ेगी, ठीक है। मुझे होल्डिंग डिटेल्स बतानी पड़ेंगी कि अगर हम अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करते हैं तो उसके बारे में बताना पड़ेगा कि कितने शेयर्स हैं, नेम ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ द कंपनी, यही सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, ठीक है जी। और लास्ट में आ जाते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और ये क्या है बच्चों, ये है हमारा बैंक अकाउंट की डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। वैसे देखा जाए ना बच्चों, बैंक अकाउंट डिटेल्स में मुझे बेसिकली क्या क्या बताना है, चार बातें बतानी है, ठीक है। टोटल चार फील्ड्स हैं इसके जो मुझे बताने हैं, ये पता होने चाहिए। पहला आईएफएससी कोड क्या है, दूसरा नेम ऑफ बैंक क्या है, नेम ऑफ बैंक, तीसरा अकाउंट का नंबर क्या है, और चौथा टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट, क्या ये सेविंग बैंक अकाउंट है या मेरा करंट अकाउंट है, ठीक है। अच्छा एक बात और है, अगर हमारा डिफरेंट ड्यू है, ठीक है, दो हैं, मोर देन वन अकाउंट है, पहली बात। दूसरी बात रिफंड है, तो उस केस में मुझे मार्क करना पड़ेगा, क्या मार्क करना पड़ेगा, मैं लिखता हूं टिक, टिक टिक विच अकाउंट इज सेलेक्टेड, विच अकाउंट इज सेलेक्टेड फॉर रिफंड क्रेडिट। अगर हमारा रिफंड आता है, रिफंड पर इंटरेस्ट आता है, तो वो भी बताना पड़ेगा कि वो कौन से अकाउंट में चाहिए। मतलब अगर मैंने एक ही अकाउंट है तब तो ठीक है, अदरवाइज एक अकाउंट, ठीक है। ये बात हुई बच्चों मेरी किस चीज की, ये बात हुई मेरी रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड जनरल की डिटेल, ठीक है। एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहली बात है, टोटल 7 बातें लिखनी है मेजरली। पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें ये सब आ जाएगा हमारा। फिर फाइलिंग का स्टेटस क्या है हमारा, कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं। फिर तीसरी बात, अगर हमारा एग्जामेशन बेसिक एग्जामेशन लिमिट से नीचे है फिर भी हम भर रहे हैं, यानी 139(1) के 7th प्रोवाइजो के अंडर गवर्न करता है, तो फिर हमें उसमें देखना पड़ेगा। अगर रिवाइज रिटर्न है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग बताना है, हमारा रेजिडेंसी स्टेटस क्या है, और कुछ मेन बातें हैं, मिसलेनियस बातें हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है, अगर किसी कंपनी की डायरेक्टरशिप है, अनलिस्टेड शेयर्स है, और लास्ट में बैंक के डिटेल बतानी है, ठीक है। मुझे लगता है आपने साथ साथ कॉपी कर लिया होगा। अब आइए, अब जरा देखा जाए कि इस डिटेल को कैसे एक्चुअली हम भरेंगे, ठीक। तो देखिए, पहली बात मैं आपको क्लियर बता दूं, ये हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि ये जितनी भी चीजें हैं, मैं जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो भी नाम दे रहा हूं, पेरेंट्स का नाम दे रहा हूं, पैन नंबर दे रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूं, दिस इज प्योरली हाइपोथेटिकल, यानी ये इमेजिनरी फिगर्स हैं, ठीक है जी। दे डू नॉट बिलोंग टू एनी रियल पर्सन, दिस इज माई डिस्क्लेमर। अगर ऐसा डिस्क्लेमर नहीं करूंगा तो वो गलत है, यूट्यूब से वीडियो रिमूव हो जाएगी, ठीक। तो ये बात सही है हमारी, ये तो हमारा एजुकेशनल और डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए हम बना रहे हैं वीडियो। बाकी ये नाम कोई भी नाम ले लिया, ऐसे ही ले लिया, नाम ले लिया अमन कुमार इटर्नल, इटर्नल कोई कास्ट ही नहीं होती लेकिन ले ली हमने। इसी तरह से पैन नंबर में ABCDE लिया है, 1 2 3 4, ऐसा पैन नंबर नहीं होता, ठीक है। मैंने जो एड्रेस लिया है वो क्या लिया है, डमी विहार, डमी विहार कोई नंबर नाम नहीं है। फोन नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया, ईमेल में भी ऐसे ही ले लिया, और रेजिडेंसी बस यही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी फिक्टिशियस इंफॉर्मेशन है। आइए जरा इसे भर के देखते हैं। पहला है अमन कुमार इटर्नल, तो देखिए हमने फाइल खोली हुई थी अपनी, ठीक है। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, होम पर गए हम और हमने पार्ट ए जनरल, पार्ट ए जनरल है, इसको बड़ा कर लिया, ठीक है जी। अब एक बार फटाफट नाम देखते हैं और करते हैं। पहला है अमन कुमार इटर्नल, तो देखिए यहां लिखते हैं अमन कुमार इटर्नल लिखना है, अमन, अमन कुमार KUMAR, और इटर्नल
इटरनल। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर ये दूसरे में कैसे गए, तो मैंने टैब प्रेस किया तो मैं दूसरे उसमें आ गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो दी है उस हिसाब से चलते हैं। फादर्स नेम है रमन इटरनल, फादर्स नेम है रमन इटरनल, तो ठीक है। फादर्स नेम, अच्छा फादर्स नेम अभी नहीं आएगा, फिर क्यों दिया हुआ है फादर्स नेम? अगर फादर्स नेम अभी नहीं आएगा तो क्यों दिया हुआ है? ये दिया हुआ है जब हम बाद में, जब सारी रिटर्न फाइल हो जाती है, तो जब हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो लास्ट में आएगा ये, इसका यूज होगा, फिलहाल नहीं, यूज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मदर्स नेम की जरूरत नहीं है। पैन नंबर है ABCDE 1234X। ठीक है जी, ABCDE 1234X, तो लिख लेते हैं ABCDE 1234 और X। ठीक है, और ये हमने भर दिया। अच्छा, आपने देखा होगा कि अभी जैसे हमारी जो स्क्रीन है वो ब्लिंक करी। ठीक है, ये क्यों किया? जब भी हम कोई लिखते हैं इसके अंदर, अब देखिए एक बात लिख के दिखाता हूँ। सपोज मैं इसमें जो x है बाद में, इसको मैं 5 लिख देता हूँ। अब देखिएगा जरा, अब मेरे पास एक अलर्ट आ गया कि जो पैन नंबर है उसमें फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स होते हैं, बाकी 4 डिजिट होते हैं, एक अल्फाबेट होता है, तो इसलिए गड़बड़ है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं जी दोबारा भरो। अब देखो हमें दोबारा करना पड़ेगा, अब दोबारा करना पड़ेगा तो ढूंढना पड़ेगा क्या था। ABCDE 1234X। ठीक है, तो ABCDE 1234 और ये X। ठीक है, अब एक बार फिर से इसने अपने आप चेक किया, यानी वैलिडेट किया कि हाँ ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, ये जो बच्चों असाइनमेंट है ना, ये मैंने वैसे क्लास में भी आपको दे दूंगा, और अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर कोई मेरे कॉलेज का नहीं है और कोई पढ़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने सामने रखकर तब सीखेगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। पैन नंबर हो गया। डेट ऑफ बर्थ है 12/4/1974। तो देखते हैं डेट ऑफ बर्थ कहाँ है जी इसकी, डेट ऑफ बर्थ ढूंढो कहाँ है। एक काम करते हैं, शुरू से करते चलते हैं, फ्लैट नंबर देख लेते हैं पहले। देखना जरा, फ्लैट नंबर 100 है, एरिया है डमी विहार, तो फ्लैट नंबर लिख लेते हैं 100, एरिया है डमी विहार, डमी विहार। जो रेड लेबल्स हैं इनको भरना जरूरी है, जो ग्रीन सेल्स हैं इसके अंदर हम फिलअप कर सकते हैं, जो ग्रे एरियाज हैं यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं दिखा दूंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ें। अब ये कह रहा है जी सिटी क्या है, दिल्ली है, और स्टेट भी दिल्ली है। ठीक, तो देखिए टाउन सिटी है, सिटी है हमारी दिल्ली, दिल्ली। कुछ गड़बड़ हुई है, दिल्ली। स्टेट हमारी क्या है, स्टेट में हम सेलेक्ट कर लेंगे दिल्ली चाहिए, मैंने 09 दिल्ली। ठीक है जी, अच्छा दिल्ली है, और पिन कोड कहाँ गया भाई, पिन कोड ये रहा 110095, 110095। अच्छा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ गई, देखिए ये रह गई थी ना, डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं एक बार। डेट ऑफ बर्थ है 12/4/1974, 12/4/1974, 12/4/1974। ठीक है, अच्छा एक बात है, अगर मैं 12/4 कर दूं तो क्या होगा? तो ये कहता है नहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो इसलिए 12/04 ही लिखना पड़ेगा, 12/04/1974। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा, अगर मैं इसे 1974 की बजाय 1975 करूं, तो क्या ये फिर से कुछ सोचेगा? बिल्कुल करेगा। अब ये एक्चुअली वो पता है क्या हो रहा है, ये जब मैंने ये डेट ऑफ बर्थ डाली तो मेरे पूरे ITR 2 की पूरी एक्सेल शीट में जहां जहां पर एज का रेलिवेंस है वहां आ जाएगा। जैसे जब हम डिडक्शंस की बात करेंगे, तो डिडक्शंस में कौन सा होता है, 80 TTA और 80 TTB। 80 TTA होता है हमारा जो नॉर्मल पर्सन के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 80 TTP। 80 TTA में सेविंग बैंक की है, जबकि TTB में हमारी किसकी है, TTB में हमारी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और FD का इंटरेस्ट भी है, वो सीनियर सिटीजन के लिए है। 80 TTA में 10,000 की लिमिट है, TTB में 50,000 की है।
तो भाई वो जब हम लिखेंगे तो वो इसी से पता लगेगी। जैसे मैंने जो 75 की डेट लिखी है, इसका मतलब मेरे हिसाब से ये सीनियर सिटीजन नहीं है। ठीक है, सीनियर सिटीजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखिए ये होगी एड्रेस, मोबाइल नंबर 9 और 1 2 3 4 7 8 9। चलो ठीक है, मोबाइल नंबर देखिए कहाँ लिखा हुआ है। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ये ज्यादा बड़ा हो गया। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ये है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारा मोबाइल नंबर। ठीक है जी, आगे बढ़े। मोबाइल नंबर के बाद क्या क्या दिया था, डेट ऑफ बर्थ, ये सब हो गया हमारा बच्चों। ईमेल आईडी है A45x@gmail.com। ठीक है जी, ये भी लिख लेते हैं। ईमेल A1234 @gmail.com। चलो, ये हो गई हमारी ईमेल, इसने एक्सेप्ट कर ली। ठीक, उसके बाद ये एसटीडी कोड, इसकी जरूरत नहीं है मुझे फिलहाल। यहाँ क्या आ गया हमारा, ये सब हमने भर दिया। मोबाइल नंबर 2 है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब वो कह रहे हैं रेजिडेंसी स्टेटस इन इंडिया क्या है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्या है। सपोज हम रेजिडेंट है। ठीक है, आगे चले। अब रेजिडेंट होने का मतलब है कि बहुत सारी जगह इसका यूज है, तो इसलिए टाइम लगाएगा। जहां जहां रेजिडेंट की डिडक्शंस अवेलेबल हैं, बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, वो सब जगह इसने मॉडिफाई कर दिया। फिर वो कह रहे जी, हमने रिटर्न जो है वो कहाँ फाइल करी है, अंडर विच सेक्शन। तो देखिए हम कहाँ फाइल कर रहे हैं, हम सेक्शन 139(1) में ही कर रहे हैं, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब एग्जाम में काम करेंगे तो एग्जाम में जो डेट है वो हमारी नवंबर की या दिसंबर के फर्स्ट वीक की डेट है, तो वो आफ्टर ड्यू डेट है। लेकिन आप इसमें बिफोर ड्यू डेट लिखिएगा, क्योंकि अगर आप आफ्टर ड्यू डेट लिखेंगे तो वहां पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, पेनल्टी चार्ज करेगा, जो मुझे नहीं लेनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑन और बिफोर ड्यू डेट लिखा, तो उसके बाद ये जितनी भी चीजें हैं वो सब ग्रे में आ गई। ग्रे का मतलब है इसमें मैं कुछ लिख नहीं सकता, अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो कुछ नहीं लिखूंगा। इसमें आ जाएगा द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे सर नहीं प्रोटेक्टेड कैसे हो गया। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न फाइल करता हूँ 139 किसी और में फाइल करता हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम रिटर्न फाइल किसमें करते हैं, हम रिटर्न फाइल करते हैं इन रेस्पॉन्स टू नोटिस, यहाँ आ गए। ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू नोटिस, नोटिस में करेंगे तो उस केस में मेरे पास कौन कौन सी हैं, सपोज 139(1) में कर रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा, ये देखो ये सब हमारा जो पहले ग्रे था अब ये वापस ग्रीन हो गया है। क्यों ग्रीन हो गया, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग बताना पड़ेगा। देखिए मैंने बताया था ना यहाँ पर, अरे अभी तो बात की थी भैया, ये देखो क्या कहा था, फाइलिंग स्टेटस मुझे बताना पड़ेगा। और अगर ये फाइलिंग स्टेटस, अगर ये फाइलिंग स्टेटस मेरा इनमें से कोई है, तो मुझे यहाँ पर डिटेल बतानी पड़ेगी। इसी डिटेल की वजह से वो ऐसा हो रहा है वहां पे। ठीक है, अच्छा यहाँ जो है, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, मैं इसको देख नहीं रहा क्योंकि मैं तो एक एग्जाम्पल के बतौर ही करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। अच्छा, लेकिन मैं वापस कर देता हूँ, मैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट की कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, ताकि ये अपने आप सारी जगह उसी हिसाब से करेगा। ये ग्रे हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यस कर रहा हूँ। मैं यस क्यों कर रहा हूँ, मैं यस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली डिडक्शंस का बेनिफिट मुझे उसी में मिलेगा। और अगर आपका न्यू टैक्स रिजीम का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। तो इसलिए यूजुअली एग्जाम में भी आपका जो सैलरी का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम का ही आता है। फिर ये कह रहा है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोवाइजो। 7th प्रोवाइजो याद करो मैंने क्या कहा था, मैंने 7th प्रोवाइजो ये कहा था कि अगर आपकी रिटर्न जो है, अगर आपकी जो इनकम टैक्स की बेसिक एग्जाम्पशन से कम होती है तब आपको डिटेल देनी है। अब देखिए अगर मैं नो करता हूं तो ये ग्रे रहेगा, यस करता हूं तो ये, जैसे पहले मैं यस करता हूं, यस करने पर देखिए सब ये ग्रे से ग्रीन हो गया। लेकिन अगर मैं नो करता हूं तो ये ग्रे ही रहेगा, क्योंकि अगर हम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ज्यादा दे रहे हैं तो मुझे ये सब सारी बातें नहीं बतानी। ये मैंने बताया था ना अभी आपको,
कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा का अगर हमने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है, 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन एक्सपेंडिचर किया है, 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह ये, ठीक है। अब आइए आधार नंबर। अब देखिए आधार नंबर मैंने दिया नहीं, और यहाँ पर आधार नंबर मैं लिख भी नहीं रहा, क्यों? क्योंकि देखिए ये रेड लेबल नहीं है, जितने भी रेड लेबल्स होती है ना उसमें मुझे लिखना पड़ेगा। फिर अब पूछ रहा है जी क्या आप एफपीआई हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं? अच्छा, एक पुर्तगाली वाला भी नहीं पूछा, ये पूछा है इसने। ये पूछ रहा है जी आर यू गवर्न्ड बाय पोर्टुगीज सिविल कोड, तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है, नो, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है जी क्या आप ये एफपीआई हैं, मैंने कहा नो। जैसी नो किया वो सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है इफ यस, तो यस तो है ही नहीं हमारा। चलो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा किया है और छोटा करते हैं। हम्म, देखिए एफपीआई है तो एफपीआई नो हो गया। वेदर द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। जैसी मैंने नो किया, जैसी मैंने नो किया ये नीचे वाला जो ग्रीन है ये सब ग्रे हो जाएगा, देखिए मैंने नो किया तो ये ग्रे हो गया। ग्रे होने का मतलब है कि अभी इसको भरना नहीं है। वेदर यू आर डायरेक्टर इन ए कंपनी, क्या आप एक कंपनी में डायरेक्टर हैं? तो मुझे बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर हैं या नहीं है। तो मैंने कहा जी डायरेक्टर नहीं हूं, नो। अच्छा ठीक है, आर यू डायरेक्टर इन कंपनी मैंने नो कर रखा होगा पहले, ठीक है आगे चलते हैं। फिर एलईआई नंबर मेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, एलईआई नंबर एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वहीं पर इसे हमें डिसेबल करना पड़ेगा। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कॉलम है। चलिए अब समझ में आ रहा है, अब दिखाई दे रहा है। क्या था हमारा यहाँ थे एलईआई नंबर, तो ये कह रहा है एलईआई आइडेंटिफायर, तो एलईआई नंबर हमारा है नहीं है, ये हाईलाइट क्यों है? एलईआई डिटेल मैंडेटरी इफ रिफंड इज, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसे, बस और कुछ नहीं है। ये हमारी हो गया पूरा, बात समझ में आई? तो यानी हमने क्या देखा बच्चों? तो हमने देखा कि हमने इसके अंदर जो भी डिटेल थी हमने भर दी, ठीक है। अब देखिए क्या कोई हमारी डिटेल रहती है यहाँ पर, क्या हमारी कोई डिटेल रहती है? तो एक डिटेल तो रहती है हमारी। कौन सी डिटेल रहती है? एक हमारी डिटेल रहती है, वेदर वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड शेयर्स, ये अनलिस्टेड शेयर्स वाला रहता है। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं जानबूझकर इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि क्या ये वैलिडेट करता है। इतना सब कुछ करने के बाद हर शीट को पहले वैलिडेट करना, मैंने इसे वैलिडेट किया, ठीक है, मैंने वैलिडेट का प्रेस किया, बटन प्रेस करके मुझे ये कह रहा है स्टेटस इन शीट पर्सनल इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी, ठीक है, तो यानी कुछ गड़बड़ है, एरर का मतलब है गड़बड़ है। ये कह रहा है वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड शेयर, देखिए मैं कह रहा था ना आपको, हमने अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में तो लिखा ही नहीं, तो भैया लिख देते हैं अब, अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में लिख देते हैं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। एक बार हमने देख लिया, ये देखो ये है वेदर यू हैव हेल्ड, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नो, मेरे पास कोई अनलिस्टेड अनलिस्टेड शेयर्स नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक बार वैलिडेट करके, वैलिडेट कैसे करना है। ये जो राइट साइड में पैनल है इसको, वैलिडेट को प्रेस किया। अब ये क्या कह रहे हैं, स्टेटस इन शीट पर्सनल इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी इन शेड्यूल पार्ट ए जनरल अंडर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके। यानी अभी भी हमारी कोई कमी है, देखिए अब देखते हैं एक बार जरा क्या क्या रह गया। एक यहाँ रह गया, देखिए ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट नजर आ रहा है ना, यहाँ रह गया। स्टेटस क्या है हमारा, तो स्टेटस इंडिविजुअल यहाँ लिख दिया हमने। ये अब मॉडिफाई कर रहा है हर जगह, ठीक है। अब एक बार पूरा ही चेक कर लेते हैं, पूरा दिखाई दे रहा है। नाम हो गया, मिडिल नेम लास्ट नेम हो गया, रेड वाले सब देख लो, फ्लैट नंबर हो गया, एरिया भी हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी हो गई हमारी, टाउन हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, पिन कोड हो गया, ठीक है। ईमेल एड्रेस हमारा हो गया, मोबाइल नंबर रेड वाला हो गया, ये रेड लेवल में था, और ये भी रेस्पॉन्स भी हो गया, रेजिडेंसी स्टेटस भी हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रेड में क्या है, अब एक बार करके देख लेते हैं, कुछ रहे हुआ तो अपने आप बता देगा भाई ये। अभी भी कह रहा है ये, क्या कह रहा है जी ये, प्लीज सेलेक्ट ड्रॉप डाउन फॉर फील्ड वेदर यू आर ए डायरेक्टर इन, अच्छा मैं कह रहा था ना डायरेक्टर वाला मिलना चाहिए, डायरेक्टर वाली ऑप्शन थी। देखते हैं एक बार कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, देखिएगा।
FPI हो गया, डायरेक्टर्स का कहाँ लिखा है? ये रहा, वेदर यू आर ए डायरेक्टर और नॉट। देखिए ये सेलेक्ट आ रहा है ना, पहले नहीं हमें नजर आ रहा था, तो हमने कहा नहीं डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक, मेरे ख्याल में तो हो गया, फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। प्लीज सेलेक्ट कंडीशन फॉर, अरे भाई कंडीशन कहाँ है? कंडीशन कहाँ है जी? देखो एक बार, कंडीशन फॉर रेजर, अच्छा देखो देखो ना, ये सेलेक्ट लिखा हुआ है, हमारी गलती है, हमने नहीं भरा। तो ये 182 डेज वाली ले लेते हैं। ठीक है, बार बार करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमारी शीट खराब नहीं हो रही। अब देखिए ये कह रहा है जी जनरल शीट इज ओके। ओके का मतलब है कि क्लास भी ओके, डे 3 खत्म, क्योंकि डे 3 में मुझे सिखाना ये था। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? मैंने इसको कहा ओके, और अब ये मेरा बाय बाय का टाइम हो गया, क्योंकि फिर हम डे 4 की क्लास देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या बताया है? मैंने आज आपको बताया है कि आप जब भी ITR2 फिलअप करेंगे, तो ITR2 फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले पार्ट 1 जनरल में कैसे भरना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये देखने में पर्सनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये किसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया है, दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन इज प्योरली हाइपोथेटिकल फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, इट हैज नो रिलेशन टू एनी रियल पर्सन। ठीक है, चाहे वो जिंदा है या जिसकी डेथ हो गई, किसी से रिलेटेड नहीं है। राइट बच्चों? तो चलिए आप करिएगा, ये डिस्क्रिप्शन में आपको सैंपल क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, आज ये हमारा डे 3 था, और अब हम क्या करेंगे, डे 4 में हम सीखेंगे कि सैलरी के पर्टिकुलर्स को कैसे किया जाए। वो भी छोटी सी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो तो हमारी पूरे फुल फ्लैश क्वेश्चन की बनेगी, लेकिन ये सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा बच्चों आपको। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। डे 1 में पहले आपने कैसे डाउनलोड किया, डे 2 में मैक्रोस का बताया, और आज डे 3 में ये बताया है कि पार्ट 1 का जनरल को कैसे देखना है, और पार्ट डे 4 में हम पढ़ेंगे सैलरी का। ठीक है, तब तक बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करें, एक बार ढंग से कर लेंगे, ये जिंदगी भर काम आने वाली चीज है, एग्जाम में तो काम आएगी ही। ठीक है बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।